नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त विकास नगर से खबर है। यहां पर टोंस नदी में पिकअप के गिरने से हादसा हुआ है। दुर्घटना में एक व्यक्ति को बचाया गया है, जबकि दूसरा अभी भी बताया जा रहा है कि लापता है। एसडीआरएफ और पुलिस दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रही है। कालसी इलाके के हरिपुर त्यूणी मार्ग पर लाल डांग के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर एक पिकअप गिरने से एक व्यक्ति को तो बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। उसे खोजबीन किया जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ और पुलिस दूसरे व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। कालसी इलाके में हरिपुर त्यूणी मार्ग पर लालडांग के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिपुर त्यूणी मार्ग पर, जहां पर पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें और इस पर मुकेश भट्ट संवाददाता विकासनगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या खबर मिल रही है? एक को तो बचा लिया गया है, लेकिन दूसरे का अब तक कुछ पता चल पाया है? जी नीरू, मैं बता दूं कि अभी दूसरे की तलाश लगातार जारी है, जिसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ के जवान जो है नदी में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। हालांकि नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा है, जिस कारण वहाँ पे दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं पुलिस को भी और एसडीआरएफ की टीम को। लेकिन अभी तक जो लापता है उसके बारे में कोई जानकारी या किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया। जी और यह हादसा हुआ कैसे? जी, बताया जा रहा है कि ये जो वाहन है ये हिमाचल प्रदेश से त्यूणी की तरफ जा रहा था और लाल डांग के समीप ही अनियंत्रित होकर ये जो है नीचे चले गया। इसकी वजह यही बताई जा रही है। जी, और कितने लोग सवार थे इसमें? जी, ये वाहन जो है पूरी तरीके से खाली बताया जा रहा है। ड्राइवर चालक के साथ दो ही लोग इसमें सवार थे, जिसमें एक जो है सुरक्षित बच गया है, दूसरा अभी तक लापता चल रहा है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दो लोग इसमें सवार थे इस पिकअप में। हालांकि एक को तो बचा लिया गया है, लेकिन दूसरे की तलाश अब भी जारी है। और विकासनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लखवाड़ बैंक के पास एक मलबे की चपेट में एक पिकअप आ गया। चालक ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। मार्ग पर फिलहाल यातायात बहाल कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मलबा वहां पर आया, एक पिकअप इसकी चपेट में आ गया। हालांकि जो ड्राइवर था वो किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। विकासनगर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की घटना बताई जा रही है, जहां पर लखवाड़ बैंक के पास मलबे की चपेट में पिकअप आ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चालक ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। अभी फिलहाल खबर मिल रही है कि मार्ग को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। यातायात एक बार फिर से यहां पर बहाल कर दिया गया है। और विकासनगर के कालसी चक्राता मार्ग में मलबा आने से बंद हो गया है। जजरेड पहाड़ी से लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा आ गया। ये मार्ग जौनसार बाबर की लाइफलाइन कही जाती है। इस मार्ग के बाधित होने से करीब 6 संपर्क मार्ग इस वक्त बाधित हो चुके हैं। मार्ग बंद होने से कई लोग यहां वहां फंस गए हैं। पीडब्ल्यूडी फिलहाल रोड खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो तस्वीरें उत्तराखंड से अमूमन ऐसी ही आ रही है। बारिश का वक्त है, लैंडस्लाइड इस वक्त बहुत ज्यादा होती है और हर जगह से इस तरह की खबरें जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। और पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में आसमानी आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात धामी गांव में एक मकान मलबे में जमींदोज हो गया। भारी मलबे में 2 लोग दफन हो गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश इस वक्त भी जारी है। मलबे में दर्जन भर से अधिक मवेशी भी दबे हुए हैं। एसडीआरएफ रेगुलर और राजस्व के साथ स्थानीय लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वहीं तेजम की गुटी गांव में एक महिला की मौत भारी बोल्डर की चपेट में आने से हो गई है। बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं। विजय, कितने मकान हैं जो इसमें ध्वस्त हो चुके हैं, इसके नीचे दब चुके हैं और बताया जा रहा है कुछ लोग अब भी लापता हैं? नीलू, मैं बताऊं, एक मकान के ऊपर ये मलबा आया था बीती रात को। भारी बारिश बंगापानी तहसील क्षेत्र में हो रही है, तो एक मकान फिलहाल ये पूरी तरीके से जमींदोज हुआ है। इस मकान में बताया जा रहा है 2 लोग थे, एक महिला और एक पुरुष, जिनमें से एक का शव बरामद कर दिया गया है, दूसरे की तलाश चल रही है। तकरीबन दर्जन भर के आसपास इसमें मवेशी भी बताए जा रहे हैं जो मौजूद थे, उनकी भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। मलबा काफी भारी मात्रा में आया है, जिस कारण सर्च ऑपरेशन चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि एसडीआरएफ, रेगुलर पुलिस, राजस्व पुलिस मौके पर है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि दूसरे शव की तलाश भी देर शाम तक कर ली जाएगी। जी, और कुछ और खबर भी आ रही है कि एक महिला भी इसमें दबी हुई है, कुछ इस बारे में खबर है आपके पास?
नीलू, मैं आपको बताऊं, ये मामला दूसरी जगह तेजम का है। तेजम के पास एक घूटी गांव पड़ता है। घूटी गांव में भारी बोल्डर की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये जो इलाका है मुंशियारी, तेजम और बंगापानी का, यहाँ बीते 10 दिनों से आसमानी आफत का कहर ये इलाका झेल रहा है। लगातार यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं और इसके ठीक बगल में तांगा गांव था। तांगा गांव में जैसे पहले ही 14 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें इस बॉर्डर तहसील में फिलहाल बरसात के सीजन में बनी हुई है। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लगातार आसमानी आफत से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। जगह जगह मलबा आ गया है, बोल्डर गिरने की खबरें आ रही हैं और इस बीच जान माल का भी भारी नुकसान हो रहा है। और पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में आफत की बारिश ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई खौफजदा है। ये वीडियो बांसबगड़ की भुजगल नदी का है। नदी का खौफनाक बहाव खेतों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। भुजगल नदी के दोनों ओर भारी काटान इस वक्त भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब नदियों का जलस्तर बढ़ा है तो उसके आसपास की जो जमीन है उसका कटान किस तरह से हुआ है, ये तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांसबगड़ के भुजगल नदी किस तरह से उफनाई हुई है और इसका खामियाजा जो आसपास के इलाके हैं उसको उठाना पड़ रहा है। लगातार खेत खलियानों और उसके बसे हुए किनारे बसे हुए इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर जमीन का लगातार कटाव देखने को मिल रहा है और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चमोली के गौचर आईटीबीपी के समीप भी डाटपुल के पास भी चट्टान मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर रविवार देर शाम अचानक पहाड़ी में भारी मात्रा में मलबा आने के चलते हाईवे बंद हो गया, जिसे एनएच की टीम द्वारा लगातार देर रात से हल्के वाहनों के लिए खोला जा सका है। वहीं पीपल कोटी और भनेर पानी के समीप भी हाईवे बंद हो गया है, जिसे अभी कुछ देर पहले ही खोल दिया गया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मलबा आ रहा है सड़कों पर, पहाड़ी कटान हो रहा है। उसके बाद लगातार कोशिश की जाती है कि किसी तरह से व्यवस्था को सुचारू किया जाए, लेकिन बारिश का वक्त है और बारिश में इस तरह के जो लैंडस्लाइड है वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। इससे बेहद समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि एसडीआरएफ टीम हो या फिर जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार इस पर लगा हुआ है, लेकिन अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और आपदा राहत कार्यों का जायजा लेने गए पिथौरागढ़ के एडीएम आरडी पालीवाल की भी बाल बाल इसमें बच गए हैं। असल में पालीवाल चीन बॉर्डर पर बसे ढापा गांव में आपदा राहत कार्यों का जायजा लेकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में लैंडस्लाइड जोन को पार करते वक्त उनके ठीक सामने से भारी बोल्डर निकल गया। एडीएम और भारी बोल्डर के बीच रत्ती भर की दूरी नहीं थी। ढापा से ठीक पहले भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से रास्ता खतरनाक बना हुआ है। आप इन विजुअल्स में साफ देख सकते हैं कि कैसे एडीएम खुद को पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर से बचा रहे हैं। एडीएम के अन्य विभागीय अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 जुलाई और 29 जुलाई को गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को पुख्ता तैयारियों के लिए अलर्ट कर दिया है। अगर प्रदेश में बारिश की वजह से सड़कों की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक प्रदेश में 50 के करीब सड़कें बारिश की वजह से मलबा आने के कारण बंद हो गई है।
28 जुलाई और 29 जुलाई को प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल के ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र ने, और उसको देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर है। दरअसल जब भी मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी करता है किसी क्षेत्र के लिए तो आपदा कंट्रोल रूम में जो एक्सरसाइज होती है वो तेज़ हो जाती है, और यहाँ पे तमाम विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एसडीआरएफ जो लगातार वायरलेस और सैटेलाइट पर ये चीज़ें पता करती है कि कहाँ पे आपदा आई है, और अगर रेस्क्यू की ज़रूरत है तो वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। अगर देखा जाए तो 28 जुलाई को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधमसिंहनगर में, और वहीं गढ़वाल के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। भारी बारिश अलर्ट के बाद तभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया, और साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो बचाव कार्य की एजेंसियाँ हैं, उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और औली में गुप्ता परिवार के 200 करोड़ की शादी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि औली में ऐसे आयोजन ना हो। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। औली में क्षमता के अनुसार ही पर्यटन जाए। सचिव टूरिज्म की निगरानी में कोर्ट ने कमेटी भी बना दी है। हम आपको बता दें, जिस तरह से गुप्ता परिवार की 200 करोड़ की शादी हुई थी, उसमें कहा यह गया था कि पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है, और इसी को लेकर अब कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से औली में गुप्ता परिवार ने 200 करोड़ की शादी की, अब नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि औली में ऐसे आयोजन ना हो। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। औली में क्षमता के अनुसार ही पर्यटन जाए, और इसको लेकर अब एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। और श्रीनगर के एनआईटी शिफ्टिंग के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर स्थायी कैंपस पर दोबारा विचार किया जाए। अस्थायी कैंपस के लिए 3 महीने में बजट जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि संसाधनों के लिए भी धनराशि जारी की जाए। श्रीनगर के सुमाड़ी में भूमि कैंपस निर्माण के लिए है, ठीक है या नहीं है, इसके लिए भी विचार किया जाए। और लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी राजभवन का घेराव किया। हालांकि राजभवन से पहले ही करीब 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये राजभवन घेराव करने जा रहे थे, प्रदर्शन करने जा रहे थे, इनका कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस भवन से निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जुलूस राजभवन के लिए निकला, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई भी नियम फॉलो नहीं किए गए। लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता झुंड बनाकर नारेबाजी कर रहे थे। जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कोविड-19 का कोई डर नहीं था, बल्कि अपने नेता के अगल बगल नारेबाजी करते हुए जरूर जा रहे थे। हमारे संवाददाता किशोर रावत ने इसी जुलूस के दौरान मौके का जायजा लिया। एक तरफ देश में कोविड का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ को लेकर हो रहा है, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह यहाँ मौजूद है, और लगातार वो उनके आसपास लोग जिस तरीके से घेरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोविड के जो नियम हैं जिसमें कहा गया था कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है। जत्थे के तौर पे यहाँ पे चल रहे हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ बनाए रखे हुए हैं, और एक जो गैप होता है वो नहीं दिया गया। तो शायद कांग्रेस को कोरोना का संक्रमण का खतरा कम है और उसे अपनी राजनीति जरूर यहाँ पर चमकानी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा की तरफ निशाना दे रहा है। अगर इसमें से कोई एक कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे देहरादून के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने काफी धक्का मुक्की की और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते रहे। इस दौरान पुलिस की टीम पीपीई किट पहने हुए थे। प्रदर्शन में हरीश रावत भी पहुंचे और कहा बीजेपी सरकार लगातार जनप्रतिनिधियों को खरीद रही है, जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। अगर बीजेपी इसी तरीके से चुनी हुई सरकार को गिरा रही है तो ऐसे में चुनाव कराने का क्या फायदा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही है, और यही वजह है कि बीजेपी जनमत से चुनी हुई सरकार को लगातार गिरा भी रही है। जो आज सत्ता में हैं केंद्र में,
उनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है। और राजस्थान के अंदर बहुत नग्न तरीके से, निर्मम तरीके से सभी संवैधानिक परंपराओं की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यों में जो कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें हैं उनको लगातार गिराने का काम किया जा रहा है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है। आप देख लीजिए, गोवा के अंदर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था, लेकिन सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस का प्रदर्शन है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हो गई है। पुलिस हालांकि पीपी किट पहन के रोक रही है। ये कांग्रेसी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये यहाँ पर पुलिस ने इनको अभी रोका है और ये राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन यहाँ पर लगातार कांग्रेसी बैरिक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राजभवन की तरफ गए, लेकिन यहाँ पर पुलिस उन्हें पूरी तरह से रोक रही है। यहाँ पे दरअसल कोविड का जरूर संक्रमण जो पूरे देश भर में फैल रहा है, मरीज लगातार चेंज रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी कोविड पीपी किट पहन के काफी धक्का मुक्की हो रही है। ये देख सकते हैं आप, वहां पर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, वहां पर लगातार ये धक्का मुक्की हो रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनको आगे जाना है, राजभवन का घेराव करना है और लगातार पुलिसकर्मी उनको रोके और कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक नीचे धकेला है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोविड और तमाम चीजें है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर सहित उत्तराखंड के 7 शहर जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं से जुड़ गए हैं। कंपनी ने आज बताया कि पंतनगर और काशीपुर इस लिस्ट में सबसे नए नाम हैं। लॉकडाउन के बीच फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड की बढ़ती मांग को देखते हुए रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में ब्रॉडबैंड सर्विस के विस्तार की योजना शुरू की है। जल्द ही राज्य में दूसरे शहर में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। जियो फाइबर 100 Mbps से 1 GB तक की डेटा स्पीड ऑफर करता है। अपनी तेज स्पीड की वजह से कॉर्पोरेट्स, मध्यम और लघु उद्योगों के साथ सरकारी दफ्तरों में भी यही पसंद बनकर अब उभर रहा है। उत्तराखंड में भी जियो फाइबर के अन्य ऑपरेटरों की तुलना में कहीं अधिक कनेक्शन है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद बात नई टिहरी शहर की करें तो यहां पर सरकारी बिल्डिंगों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ अब डीएम एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा शहर के सरकारी बिल्डिंगों में रह रहे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है और आवंटन नहीं होने पर अवैध तरीके से सरकारी आवासों में घुसे लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। डीएम का कहना है कि लगातार सरकारी आवासों में अवैध तरीके से लोगों के रहने की शिकायत मिल रही थी और करीब 100 से अधिक ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें सरकारी आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके चलते कार्रवाई की जा रही है। तो कई सारे ऐसे आवास पाए गए जिसमें कि अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। जो कार्मिक वहाँ पर अलॉट था उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और वो किसी और को वहाँ पर उन्होंने बिठा रखा है। तो बड़ी गंभीर स्थिति है ये। इसकी हमने रिपोर्ट इसकी आ चुकी है। सुनवाई आजकल हम एडीएम के माध्यम से इसमें सुनवाई कर रहे हैं और जो भी अवैध रूप से होंगे उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाएगा। और ऊर्जा निगम बकायेदारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। वहीं पिछले 3 महीने में ऊर्जा निगम को 170 करोड़ वसूलने का लक्ष्य था, लेकिन 104 करोड़ ही वसूल पाया है, जिससे 66 करोड़ का नुकसान 3 महीने में ऊर्जा निगम को हुआ। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में उपभोक्ता बिजली का बकाया देने में कम रुचि ले रहे हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में अब वसूली में तेजी आई है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बिजली चोरी पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। तीन महीने में, अप्रैल मई जून में मुझे लगभग 170 करोड़ रुपया लाना था, जो कुल करीब 104 करोड़ आया। तो करीब हम 65-70 करोड़ रुपए की अभी माइनस में चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोग जो है भयभीत हैं या लोग दे नहीं रहे पेमेंट। उतना पेमेंट नहीं आ रहा हम पर जितना आना चाहिए था।
और कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार के मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि के ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू कर दी है। सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित 192 बीघा भूमि को पहले चिकित्सा शिक्षा से श्रम विभाग को ट्रांसफर किया, वहीं अब फिर से श्रम विभाग से हटाकर वापस चिकित्सा शिक्षा को भूमि का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। वहीं मामले में कोटद्वार विधायक और सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि दो अलग अलग मंत्रालयों से मेडिकल कॉलेज के लिए बजट मिल सके, इसके लिए भूमि को दो विभागों के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। पार्ट पर हम भारत सरकार से धनराशि की व्यवस्था कर रहे हैं और हॉस्पिटल वाले पार्ट के लिए हम एसआई कॉर्पोरेशन भारत सरकार से व्यवस्था कर रहे हैं। धींग लगे ना फटक रही, रंग चोखा कि दोनों, ये तो मेरे दिमाग की उपज है कि हम भारत सरकार के एक कॉर्पोरेशन से हॉस्पिटल के लिए पैसा ला रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से हम जो है मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा ला रहे हैं। तो 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था अगर हम भारत सरकार से कर रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है ना। और उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के सिंगतुर पट्टी के कई गांवों के ग्रामीणों ने सेब की बागवानी से ऐसी तरक्की की कि उनकी पहचान आज सेब वैली के रूप में बन गई है। बागानों में सेबों से लदे हुए ये पेड़ों का नजारा किसी को भी आकर्षित कर सकता है। उत्तरकाशी के सिंगतुर पट्टी के लोगों ने अपनी कृषि भूमि पर सेब के बाग खड़े किए। इस क्षेत्र के ज्यादातर युवा पहले दूसरे राज्यों में काम करते थे, लेकिन आज सिंगतुर फल पट्टी बन गया है। इस साल इस पट्टी में 3 लाख से भी ज्यादा सेब होने का अनुमान है। मेरे हिसाब से हमारे गांव में 15 से 20 हजार अपने गांव में गैचण गांव में निकल जाएगा और इसके साथ देवरा में भी 10 से 1 हजार करीब होगा। क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि हमारे इस बेल्ट में नेटवर्क सांकरी सहित तो 1.5-2 लाख सेब की पेटियां निकलने की संभावना है। मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी के कई गांवों में पहले हिमाचल प्रदेश से आए हुए लोगों के ही कुछ सेब के बगीचे हुआ करते थे। उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर यहाँ के लोगों ने अपनी भूमि पर सेब के बगीचे लगाने शुरू किए और कड़ी मेहनत से हजारों सेब के बागान खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कुछ सालों में इतनी तरक्की कर दी कि सेब की ग्रेडिंग की मशीनें भी अपनी लगा दी। साथ ही टिवाड़ वैली नाम से अपना ब्रांड तैयार कर सेब मंडियों में भी भेज रहे हैं। अभी जो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज इस क्षेत्र में लगी है तो इससे काफ़ी जो आम किसान है, गरीब लोग हैं, उनको भी बेनिफिट होगा और सेब की जो क्वालिटी है उसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हिमाचल के लोगों के पास ये सारी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वहाँ का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता था। मीठे सेबों की बम्पर पैदावार होने से यहाँ के लोग आज अच्छी कमाई करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी में मिठास भी घुल रही है, साथ ही युवाओं के पलायन पर भी रोक लगी है। मोरी क्षेत्र के सिंगतुर पट्टी में लोगों ने सेब के बगीचे तैयार करके एक रोल मॉडल तैयार किया है। सरकार को चाहिए इन लोगों को समय पे दवाइयाँ और खाद मुहैया कराए, जिससे इन लोगों की आजीविका चल सके और ये क्षेत्र और आगे बढ़ सके। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। तो अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।